नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 80 दिन हो गए हैं दिल्ली में किसानों के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है उसको। और इस बीच कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर के कुछ ज्वलंत प्रश्न खड़े हुए हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी का लोकसभा में जनसभा के अंदाज में, या जैसे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हों उस अंदाज में एक नाटकीय भाषण, जो बजट पर हो रही चर्चा में किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों से रिलेटेड 3 कानूनों को लेकर के, और वो भी अज्ञानता से भरा हुआ, बिना किन्हीं दस्तावेजी सबूतों के, वही सब बातें जो पार्लियामेंट से बाहर भी कहते रहे। और उसके अलावा पूर्वी लद्दाख में 9 महीने के स्टैंड ऑफ के बाद दोनों देशों के बीच सहमति, अपनी अपनी सेनाओं को वापस उन्हीं जगहों पर रखने के लिए जहां वो अप्रैल 2020 से पहले थी। डेवलपमेंट और भी हैं, किस्से कहानियां और भी हैं, बयान और भी हैं। पर आज हम एक तो जो ये दिल्ली में सब कुछ चल रहा है, गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, लोकसभा में जिस तरह से भाषण किया गया, और पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की वापसी के बाद जिस तरह के बयान राहुल गांधी की तरफ से आए, ऐसा लगता है जैसे गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर परेड थी और लाल किले पर जो उद्दंडता हुई है, उसमें गोली नहीं चलने से वो बड़े परेशान और निराश हैं, उनके समर्थक भी और कुछ किसान नेता भी। और अब पूर्वी लद्दाख में भी बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी युद्ध के चीन की सेनाएं वापस जा रही हैं। गलवान घाटी की एक अपवाद स्वरूप घटना को छोड़ दें तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखाई दे रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए चलिए चलते हैं चंडीगढ़। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रमनीक सिंह मान। नमस्कार रमनीक सिंह जी। और रमनीक नमस्कार, सत सिंह श्री जी, अकाल, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमनीक धन्यवाद सिंह साहब। मान का बैकग्राउंड फौज का है, और एक फौजी ये अच्छे तरीके से समझता है कि फौज जब सरहदों पर खड़ी होती है तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, और अपनी एक एक इंच जमीन के लिए कोई फौजी किस तरीके से सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। ये हमने राम बाबू के नेतृत्व में गलवान घाटी में देखा था। हमारे 20 जवानों ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन चीन के दांत खट्टे कर दिए। और अब तो चीन का मित्र समझे जाने वाले रूस की भी एक एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन के 45 जवान मारे गए थे। रमनीक सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री, पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि हमने 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है। 9 दौर की बातचीत जरूर हुई दोनों देशों के बीच में, लेकिन 9वें दौर की बातचीत के बाद एक समझौता बना, और उस समझौते के बाद चीन की सेनाएं उल्टे पांव वापस लौट गई। जिन राहुल गांधी के परनाना के समय 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथियाई थी, जिसके लिए उनको आज भी लानत मनानत मिलती है, वो राहुल गांधी अगर बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के ये कहें कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने झुक गए हैं, माथा झुका लिया है, और उन्होंने चीन को अपनी जमीन दे दी है, तो क्या ये भारत का अपमान नहीं है, सेना का अपमान नहीं है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मलिन करने के लिए आप देश के
मान सम्मान को भी इस तरीके से दांव पर लगाएंगे? चौधरी साहब, ये एक बड़ी विकट सी स्थिति है जिसमें हम जैसे लोगों को राहुल गांधी को डिस्कस करना पड़ रहा है। मतलब जी जी। दिस मैन डज नॉट डिजर्व आवर टाइम। ये आदमी हमारे टाइम का, हमारे समय का, हमारी चर्चाओं के अंदर शुमार होने का हकदार नहीं है। पर बहरहाल, चूंकि ये सवाल आपने पूछ लिया, जी जी। तो बता देना बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा लाजमी है कि इससे पहले कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश के रक्षा मंत्री के ऊपर और उन सबसे बढ़कर देश की सेना के ऊपर कोई आरोप लगाए। हमारी सेना अगर बॉर्डर पे बैठी है तो वहां बैठ के घास नहीं छिल रही भाई। हमारी सेना वहां बैठ के बॉर्डरों की सुरक्षा कर रही है। और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि भारतीय सेना, द इंडियन आर्मी, जहां पे डिप्लॉयड हो, वहां पे कोई दुश्मन देश या कोई भी मुल्क या कोई भी आदमी बुरी नजर रख सके। और आप ये छोड़ दीजिए कि वो एक इंच भी अंदर आए, मैं कह रहा हूं नजर बुरी रखने की बात कर रहा हूं मैं। इट इज नॉट पॉसिबल। और आपकी जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनके लिए जो नफरत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप ये भूल गए हैं कि आप देश से नफरत कर रहे हैं, कि आप मोदी से नफरत कर रहे हैं, कि आप देश की सेना से नफरत कर रहे हैं, कि आप झूठ इस कदर बोल रहे हैं कि जहां देश की हानि हो रही है, देश की छवि की हानि हो रही है। उसके कारण स्पष्ट हैं साहब। उसके कारण ये हैं कि राहुल गांधी ने, आपने सुना होगा कि कहा कि देश के गद्दारों ने जमीन छीन के और चीन को दे दी। यस। देश के गद्दार कौन है? आपने इंट्रो में बताया नहीं, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि देश के जी। गद्दारों ने, गद्दार नहीं, गद्दारों ने, इस सरकार की बात कर रहे हैं कि सेना की बात कर रहे हैं? किसको गद्दार कह रहा है राहुल? किसको गद्दार कह रहा है, पूछो इसको। ना देश का प्रधानमंत्री, ना देश का रक्षा मंत्री, और ना देश की सेना, ना सेना अध्यक्ष, ना सेना के अधिकारी, ना सेना का कोई जवान गद्दार हो सकता है। गद्दार वो है चौधरी साहब जिसने चाइना की सीसीपी के साथ एक समझौता किया, और उस समझौते में क्या लिखा है आज तक नहीं बताया। जब गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ चल रहा था सिक्किम के पास, आपको पता होगा, ट्राई जंक्शन पे, इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन पे सिक्किम में जब गलवान घाटी में तनाव चल रहा था, डोकलाम। तो ये, सॉरी, डोकलाम। हाँ डोकलाम, सॉरी सॉरी, डोकलाम जी में, जी जी। डोकलाम में जब ट्राई जंक्शन में ये तनाव चल रहा था, तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर को मिलने गए थे। ये उसी एग्रीमेंट के तहत मिलने गए थे क्या? और जो चाइना आज, जैसा आपने कहा है, चाइना थोड़ा मोड़ा नहीं साहब। इनकी आर्मेड कोर्स, इनकी आर्टिलरी ब्रिगेड्स, इनकी 10,000 पीएलए के सैनिक पीठ दिखा के अब उल्टा मार्च करके पीछे को जा रहे हैं। और वो 3 लेयर का ऑफेंसिव था। पहला ऑफेंसिव चौधरी साहब ये था कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जैसे जैसे चाइना करता गया, वैसे वैसे मिरर डिप्लॉयमेंट इंडिया से होती रही। नंबर 1, मिलिटरीली। नंबर 2, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर चाइना को पोस्ट कोविड एरा में घेरना शुरू किया भारत ने, डिप्लोमेटिकली, ग्लोबली। और तीसरा था इकोनॉमिक ऑफेंसिव, जहां इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को, इनके एप्लीकेशंस को बैन किया। तो ये 3 लेयर्ड ऑफेंसिव था। चाइना इसके लिए तैयार नहीं था। चाइना ने प्रयास किया। हम एक टर्म यूज करते हैं, वर्टिकल एस्केलेशन। वर्टिकल एस्केलेशन का अर्थ होता है कि साहब, जब आप एक ही समय पे अलग अलग जगह पे आप प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में चल रहा था, वैसे अरुणाचल में और अन्य जगहों पे नेपाल को लूप में ले लिया। नेपाल ने काला पानी और जगहों की बात करनी शुरू कर दी कि साहब ये इंडियन ऑक्यूपेशन में। नेपाल से यहां तक कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली हैं, उनसे नेपाल का एक नया नक्शा जारी करवा दिया। मतलब ऑफेंसिव तो हर प्रयास संभव किया है चाइना ने। ऐसा नहीं है कि ये एकदम चुपचाप जो है हमारे से बात करी और मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल बात हुई और डिप्लोमेटिक चर्चाएं हुई और उसके बाद ये चुपचाप वापस चल दिए। नहीं सर, नहीं।
इन्होंने हर लेवल पे, ना सिर्फ सैन्य स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे और व्यवसायिक स्तर पे इन्होंने मार खाई है, उसके बाद ये पीछे जाना शुरू हुआ। और इंडिया का जो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ये यस वैक्सीन यस, डिप्लोमेसी चौथा ऐसी है जिसने चाइना के घुटने लगा दिए। बिल्कुल सही कह चाइना रहे हैं। ने दुनिया को एक वायरस दिया, उसका इलाज इंडिया ने उठा के पूरी दुनिया को मुफ्त दिया। इसी की मैं चर्चा आज करने ही वाला चर्चा, था कि वैक्सीन डिप्लोमेसी ने तो चीन को बिल्कुल एकदम घुटनों पर ला दिया है। सर हमारी आज तक की हमारी तारीख में, हमारे इतिहास में जितनी हमारी डिप्लोमेसी आज तक काम नहीं आई या जितनी इफेक्टिव नहीं रही, उतनी ये वैक्सीन डिप्लोमेसी जबरदस्त काम कर गई। और ये बहुत कारण है चौधरी साहब, एक कारण नहीं, ये मल्टीपल रीजंस हैं। और ये आप फ्रस्ट्रेशन पूछ रहे हैं साहब, मैं आपको बताता हूं फ्रस्ट्रेशन क्या है। जी जी। इनका एक मसौदा, इनका एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है चाइनीज सीसीपी के साथ। राहुल गांधी जी वहां पे हैं और सोनिया जी पीछे नजर आ रही हैं, और शर्मा जी भी हैं इनके जो पूर्व मंत्री रहे, वो भी वहीं खड़े हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं, शी जिनपिंग दिख रहे हैं। इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि साहब हमारा इनके साथ वास्तव में एग्रीमेंट हुआ क्या था, खुल के नहीं बताते। दूसरा, मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और पहले से ज्यादा सीटें लेके आए। बिल्कुल। इन्होंने एनडीए के कुछ पार्टनर्स को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया, इंडिया को अंदर से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया। इन्होंने शाहीन बाग करवाया। ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है। जैसा मैंने आपको आपके पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इनके एमएलए स्टिंग पे पकड़े गए हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन है, इनके नेता है, निरंतर टीवी बोलते रहे कि साहब हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। अब तो ये खुले में आ गए। जी जी। ये सब ये सब फेल होता चला जा रहा है, ये सब फेल होता चला जा रहा है। और मोदी जी ने तो खुले में कहा था राहुल जी को, और राहुल जी ने उनकी बात मान ली। मोदी जी ने कहा था कि मोदी है तो मौका है, इस मौके का, इस अवसर का फायदा उठा लो। तो अब ये निरंतर फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और मिलिटरीली स्पीकिंग, अगर अगर आप स्पेसिफिक्स में जाना चाहें तो मैं आपको बताता हूं, जो पहला स्क्रिमिश हुआ वो 10 मई को हुआ, जहां पे हमारे 4 सैनिक मारे गए और चाइना के 7 मारे गए 10 मई। जी 15 जून को जो आप कर्नल बाबू साहब की बात कर रहे थे, श्री कर्नल बाबू की, तो कर्नल बाबू साहब जो है उनके समय 20 हमारे जवानों की और 45 चीनियों की मौत हुई, और हमारे 70 घायल हुए, और चीनियों को तो जाने कितने घायल हुए, कोई हद नहीं। एंड कीपिंग इन द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन आर्मी, हमारे अफसरों ने, हमारे जवानों ने शहादत दी। और देश की उस भूमि को बचाने के लिए जो राहुल गांधी कागजों में आर्जी तौर पर लिखवा देते हैं चाइना के नाम, तो उसके बाद जो अगला पॉइंट आया साहब, वो 19 अक्टूबर को आया 2020 को, जब चाइना के कुछ फौजियों को हमने कैप्चर किया। ये बात पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद 20 जनवरी को चाइनीज फिर पकड़े हमने, और अभी लेटेस्ट 11 फरवरी 2021 को दोबारा हमने चाइनीज वहां पे कुछ कैप्चर किए, हमने पकड़ लिए, बाद में छोड़ दिए। जी जी। तो ये चाइनीज सिलसिला बार बार लगातार देख रहे हैं कि साहब हम कुछ प्रयास कर लें, कुछ कोशिश कर लें। हमारे सैनिक ये पकड़ लेते हैं, बाद में कहीं बैठ के टेबल पे डायलॉग होता है, डिस्कशन होती है, तो ये कमांडर लेवल मीटिंग पे या फ्लैग मीटिंग्स पे वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई उनके साथ जाती करते हो। बट एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी भी चाइनीज एक स्टेप बैक का, या किसी भी एक चाइनीज एग्रेसिव, जो ग्लोबल ये है चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसकी तरफ से, या चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जब भी कोई बयान आया, तो इंडिया वाज नेवर रिएक्टिव। ना कभी बहुत हर्ष का परिचय दिया, ना कभी दुखी हुए, कुछ नहीं। एक बड़ा स्टेबल सा एक मेंटेन किया कि साहब बात करेंगे, बात के तरीके से हम करेंगे। और अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को वांटे था वो हमने रिस्टोर करना है, और उससे नीचे हम किसी भी चीज के ऊपर सहमत नहीं है, उसके ऊपर हम कहीं पे भी बात मानेंगे नहीं। जी जी। तो ये चीजें रही। और सबसे बड़ा जो झटा चाइनीज को लगा, वो लगा था साहब 30 अगस्त को, जब एसएसएफ ने 29 थी।
29-30 अगस्त। 29 यस, 30 को तो डिक्लेयर हो गया था, 29 और 30 की रात को हुआ था ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। 28 28 की तारीख को एक HR ऑर्डर कहते हैं उसको हम, यानी कि जो ऑपरेशनल ऑर्डर होता है वो HR का ऑर्डर, एक H कैपिटल और HOUR आवर, H आवर का जो एक ऑर्डर रिलीज हुआ था, उसके तहत SSF ने जाके बहुत स्ट्रेटेजिक हाइट्स के ऊपर कैप्चर किया, और चाइनीज को इसकी उम्मीद नहीं थी। और जब इनके हाथ से ये गुरुंग हिल और ये काला टॉप और ये स्पांगुर पास है, कैमल बैक है, ये जब सब इनके हाथ से हेलमेट टॉप वगैरह निकल गए, इन्होंने देखा कि साहब ये तो प्रोएक्टिव हैं, ये तो अंदर आ रहे। और ठीक कहा जनरल वीके सिंह ने, उन्होंने ये कहा था कि हम अंदर गए और हमने अंदर जाके चाइनीज जहां पे पेट्रोलिंग करते थे, या जो उनका परसेप्शन ऑफ LAC है, उस एरिया में जाके हमने ऑक्यूपाई किया जगह को। तो देवर ऑलरेडी ऑन द बैक फुट। मेरे हिसाब से ये 29 और 30 अगस्त की रात को ये फेट सील हो गया था कि चाइनीज आज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बाद जाएंगे, ये वापस जाएंगे। क्यों? वेंटेज पॉइंट्स के ऊपर हम हैं, उनकी एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर थी, उनकी एक एक बिल्डिंग के ऊपर नजर थी, उनका वहां पे पत्ता भी हिलता था तो सब हमको नजर आता था। तो देवर एट अ सीरियस डिसएडवांटेज। और चाइनीज आर्मी ऐसी है नहीं कि वो इतना एक्शन कर लेगी, या जैसे बैटल हार्डन्ड आर्मी कहते हैं, या हम ये कह लें कि जो हमारा एल्टीट्यूड वॉरफेयर है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, उसके अंदर वो परिपक्व नहीं है, वो नहीं लड़ सकते थे, तो जाना उनका लाजमी था साहब। क्या इनकी बयानबाजी ये शो नहीं करती है कि ये लोग गणतंत्र दिवस के दिन भी कुछ ऐसा चाहते थे, और पूर्वी लद्दाख में भी कुछ ऐसा चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको लेकर के ये फिर मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो ढिंडोरा पीटें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें? इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत निराश कर दिया है, जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। तो साहब इसके अंदर बड़ी 2-3 महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। ये देखिए, ये सबसे पहली बात तो मैं आपके इस प्रश्न के लिए कहना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल डिफेंस, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर राजनीति करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो गांधी पुत्र हो, चाहे वो नेहरू दोत्र हो, कोई हो। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारी गवर्नमेंट देखेगी, हमारी डिफेंस फोर्सेस देखेंगी, हमारे ऑपरेशनल जर्नल्स देखेंगे, हमारे DGM ऑपरेशंस देखेंगे, उनका काम है। जो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी है, जी जी। उसके लिए चाहे बॉर्डर के ऊपर BSF तैनात हो, उसके लिए चाहे बॉर्डर पे आर्मी तैनात हो, हमारी फोर्सेस देखेंगी। और जो हमारा नेशनल डिफेंस है, हमारी डिफेंस पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट देखेगी। तो राहुल गांधी साहब जो है, जब भी पार्लियामेंट में चर्चा होती है, चाहे किसानों के विषय पे, ये कभी न्यूयॉर्क होते हैं, कभी कंबोडिया होते हैं, कभी थाईलैंड होते हैं, राम जाने क्या करते हैं, क्या करने जाते हैं, इनका अपना प्रोगेटिव है। पर जिस कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी की डिफेंस के ऊपर ये मेंबर है, इनका फर्ज बनता है कि ये बयानबाजी करने से बचें और ये अपनी उन मीटिंग्स के अंदर अपनी प्रेजेंस को सुनिश्चित करें, ताकि जो डिफेंस पॉलिसीज बनती हैं, जो डिफेंस की प्रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर डिस्कस होते हैं, इनको चाहिए कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जी नंबर 1 जी। बात। नंबर 2 बात, अब मेरी आदत है साहब, मैं बड़ा खुल के बोलता हूं और मैं कभी बातों को घुमा फिरा के करता नहीं। ये खून के प्यासे लोग हैं नहीं साहब, नहीं, यही जरूरी है, यही जरूरी है। ये खून के प्यासे लोग हैं साहब। 1947 में बंटवारा हुआ तो उसके अंदर इनकी भागीदारी थी। कांग्रेस पार्टी का ना एक बड़ा नैरेटिव सा इन्होंने बना रखा कि साहब देश को आजादी हमने दिलाई और सब। तो यार, ये जो क्रांतिकारी लोग थे, ये लोग झक मार रहे थे क्या? जो इतनी शहादतें दी, इतने लोग फांसी पे लटके, इन्होंने ये झक मार रहे थे? तुमने दिलवा दी आजादी। और ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है क्या? तो साहब आप तो पढ़ने वाले विचारक आदमी हैं। महात्मा गांधी वाली कांग्रेस तो महात्मा गांधी ने बहुत पहले क्या किया था, खत्म कर दो। और बिल्कुल। जब कांग्रेस आई बनाई इन्होंने, जब कांग्रेस इंदिरा बनी, तो ये महात्मा गांधी वाली तो कांग्रेस कभी की खत्म हो गई।
और अगर कांग्रेस मान भी ले तो इतने फ्रैगमेंट्स हो चुके हैं उस कांग्रेस के। ये सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की कांग्रेस ये थोड़ी ना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस ये थोड़ी ना है। लाला लाजपत राय की कांग्रेस ये थोड़ी ना है। ये तो एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है, राउल विंसी की कांग्रेस है, बिनाका की कांग्रेस है। ये मतलब बड़ा वहम है लोगों को, ये जी हमारी जी पता नहीं। और वो जो कांग्रेस ओरिजिनल भी थी, एओ हु में एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने कांग्रेस बनाई थी। आप खुश होइए साहब, आप 100 बार खुश होइए साहब। उसका उसका नींव पत्थर रखने वाला तो अंग्रेज था। अब ये कांग्रेस वहां से चल के और कांग्रेस आई बनी, कांग्रेस इंदिरा बनने के बाद दोबारा इन्होंने अपने आप को आईएनसी कहना शुरू कर दिया। और फिर ये वो कांग्रेस है साहब, मैं बताता हूं ये कौन सी कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसने चाइनीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। ये वो कांग्रेस है जिसने, आपने कहा ना 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है भारत की, इन्होंने सीड कर दी। आप एक चीज भूल गए साहब, जी जी। एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री तिब्बत 1950 में तिब्बत के अंदर चाइना घुसा और 1956 में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के अंदर चाइना घुसा। नेहरू साहब ने एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ चाइना। एक्सेप्ट करने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बिल्कुल। था, कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था। उसके बाद 1962 में चाइना आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। आप वो कांग्रेस है जिन्होंने चाइनीज को लाके लद्दाख में बिठाया, पूरा का पूरा एक मुल्क आपने कबूल कर लिया कि साहब चाइना का हिस्सा है, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं ये। और मैं बताऊं साहब आपको बड़ी दिलचस्प बात, 1947 11 अगस्त को अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को आजाद करार दे दिया था। शाह ऑफ कलात बार बार नेहरू जी से संपर्क कर रहा था साहब कि आप हमारे को अपने साथ ले लीजिए, आप हमारे को अपने साथ ले लीजिए, बलूचिस्तान विल वांट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया, आप अपने फोर्सेस भेजिए, हमारे को आप प्रोटेक्ट कीजिए। और एक बार नहीं कई बार ये रिक्वेस्ट आई उनकी, और इवेंचुअली पाकिस्तानी फोर्सेस ने जाके उनसे जबरदस्ती ये सेशन साइन करवाया। और बलूचिस्तान का जो आज हाल है वो चाइना की देन है, नंबर एक। कश्मीर के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, नंबर दो। और जो हमारे साथ चीन का जो कन्फ्रंटेशन है, जो तिब्बत आज गुलाम है, जो एग्जाइल में दलाई लामा बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और अब पिताजी के नाना जी के बाद अब जो ये पड़दोते हैं ये चाहते हैं कि साहब एक और नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया जाए और एक और इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। आपके देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, आपके देश के रक्षा मंत्री ने कह दिया, आपके ज्वाइंट चीफ ने कह दिया, और आपके सेनाध्यक्ष ने कह दिया, और 14 कोर के कोर कमांडर ने कह दिया, जो वहां पे ऑपरेशनल एरिया है वहां के कोर कमांडर ने कह दिया कि साहब वी हैव नॉट सीडेड 1 इंच ऑफ लैंड। किसी एक पे विश्वास कर लो, पर नहीं, तुमने तो जो आका का हुक्म आता है वो मानना है। और पीड़ा, मैंने आपको कहा ना साहब, ये इनकी ये ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रिवनीत कह रहा था कि साहब हम लाशों के ढेर लगा दे और खून की नदियां बहा देंगे, तो ये खून के प्यासे लोग हैं साहब। 47 में देश को बांटा, आज तक तिब्बत के लोग जो तशद्दुद सह रहे हैं, चाइना की इनकी मेहरबानी है। कश्मीर में जो डिस्टर्बेंस है इनकी मेहरबानी है, बलूचिस्तान में जो डिस्टर्बेंस है इनकी मेहरबानी है। इनको तकलीफ इस बात की है कि वाइड स्प्रेड रॉयट्स नहीं हुए किसान आंदोलन में, 26 जनवरी को गोली नहीं चली, खून नहीं बहा। और सिखों के ऊपर जो उन्होंने 1984 में तशद्दुद करी, ये चाहते थे कि सिखों के खून से वो अपना दाग मिटाएं, वो मौका नहीं दिया इनको सरकार ने। ये चाहते थे कि ये जो हार इन्होंने 1962 में से ही इन्होंने फेस की, और बहुत ब्रेवली हमारे सैनिक लड़े, बैटल ऑफ रिजांगला, और मेजर सिद्धांत सिंह भाटी और मेजर धान सिंह थापा और सूबेदार जोगेंद्र सिंह परवीर चक्र, ये बड़ी कहानी है ऐसा। और बिल्कुल। 67 में क्या नाथुला के अंदर क्या मार के भगाया चाइनीज को, क्या मार के भगाया चाइनीज को। और अगर आपको पता हो तो लेट 70s में वियतनाम ने क्या पीटा चाइनीज को। और 79 में। चाइनीज के लिए 79 में, लेट 70s में, 79 में, ये जी। चाइनीज के लिए बड़ा बड़ा खुशकिस्मती है चाइनीज की जी, ये चुपचाप यहां से चले गए।
नहीं तो ये बुलबुला बना हुआ ना, चाइनीज जी ये और चाइनीज वो और ये इनके ग्लोबल सुपर पावर और ये। मैं बताऊं आपको, रशिया में सर अभी 2 साल पहले एक आर्मर्ड कोर का एक कंपटीशन हुआ जिसके अंदर टैंक दौड़ाए जाते हैं। दुनिया की सारी आर्मर्ड कोर्स थी, सारे टैंक यूनिट्स दुनिया भर की फौजों के आए हुए थे, वहां पे भारतीय सेना नंबर 1 पे आई, हम जीते। और चाइनीज आर्मी के टैंक क्वालिफाई नहीं कर पाए साहब। ये बुलबुला है चाइना का, और वो बुलबुला बनाए रखने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा जतन प्रयास कर रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए, एयर स्ट्राइक पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए। सेना के पराक्रम पर इस तरह की अगर ये क्वेश्चन करते रहे तो जो नतीजे 2014 में आए वो तो खैर मनमोहन सरकार के तमाम तरह के भ्रष्टाचार और जो कुशासन था उसमें जो लोगों की नाराजगी थी उसका परिणाम था। लेकिन कम से कम 2019 में तो हम कह सकते हैं कि तब तक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी थी और तब तक एयर स्ट्राइक भी हो चुकी थी। पाकिस्तान को पहली बार सेना ने भीतर घुस करके मारा था, घर में घुस करके मारा था। उसको भी सेना के पराक्रम को, शौर्य को इन्होंने कम करने की कोशिश की, केवल इसलिए कि आप मोदी को उसकी उसका श्रेय नहीं देना चाहते थे, उनकी ख्याति ना बढ़ जाए, उनको वाहवाही ना मिल जाए। इनका अगर असली मोटिव अगर आपने पहचानना है ना, तो जो साहब मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा, अब आप ये जब हमारा ये इंटरव्यू खत्म होगा, ये हमारा जो डिस्कशन खत्म होगा, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का एक पाकिस्तान टीवी चैनल के ऊपर डिस्कशन है, आप उसको जरूर सुनना। आप समझ गए ना मैं कहां जिसमें बोल रहा हूँ? जिसमें वो मदद मांग जिसमें रहे उसने थे कि कहा था मणिशंकर अय्यर ने, मोदी जी को हाँ हटवाने में हमारी मदद करिए। हाँ, मोदी जी को हटाओ और हमको लाओ, फिर हम आपसे बैठ के और शांति की बात करेंगे और सब। तो ये इनके असली मोटिव है, खुल के सामने आए हुए हैं। और ये पहली बार नहीं साहब, 1971 में इनके देश के 2 टुकड़े किए। और मैं बताना चाहता हूं, यही एसएसएफ जिन्होंने ये हाइट्स को कैप्चर किया, ये चिटागोंग में थे। इनके पहले जो आईजी थे ब्रिगेडियर सुजान सिंह, उन्होंने लीड किया था इनको, और वहां पे ऑपरेशन करके इन्होंने बहुत डीप टेरिटरी में जाके पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक तो अभी बहुत लो स्केल के ऊपर किया है, बड़ा लिमिटेड स्ट्राइक किया है, प्रिसीजन की स्ट्राइक करी है। एम पता था, टारगेट पता था, टाइम निश्चित था, वापस आने का टाइम निश्चित था। ये तो हमने इनके देश के 2 टुकड़े किए हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर के पुलिस स्टेशन तक, लाहौर तक तो हमारी फौजें गई हुई थी। इनके जनरल नयाजी की रिवॉल्वर पड़ी हुई है आज भी, इनके बड़े बड़े ब्रिगेडियर और जर्नल उनकी वर्दी उतरवाई थी, उनके रैंक उतार के रखे थे उन्होंने, पतलूनें इनकी उतरवाई थी, बड़ा इनका जुलूस निकला था। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि इनकी फौज को बिठा के खूब यहाँ पे गाजर मटर आलू छिलवाए इनसे बिठा के, ठीक है ना। तो ये बड़ा कहते हैं कि साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कांग्रेस पार्टी की, साहब बिल्कुल थी, पर वो सेना की अचीवमेंट थी। वो जो इनके देश के 2 टुकड़े हुए और जो अंदर तक गए हैं, बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ असल उत्तर, लोंगेवाल, क्या छोटी छोटी बातें थोड़ी ना साहब, बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्री हिस्ट्री स्थापित की गई। और 93,000 सैनिक और लाहौर तक का एरिया और कहां कहां तक का इन्होंने बिना पीओ के खाली करवाए, बिना करतारपुर साहब द्वारा लिए। इनके अच्छी एडवांटेज थी, बैठते डिस्कस करते कि साहब तुम्हारी फौज तुम्हारे को वापस चाहिए तो हमारा एरिया खाली करो, वापस जाओ। सही कह रहे हैं। पर नहीं साहब, बिल्कुल सही। पर नहीं साहब, जो फौज ने एडवांटेज खून बहा के, शहादतें भर के एडवांटेज ली थी, वो डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर बैठ के कांग्रेस पार्टी ने गवा दी। वो काम ना मोदी ने किया और ना हमारी सेना ने किया। हम वॉर में नहीं थे, पर हम वॉर के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। विश्वास नहीं है हमारे को चाइना पे, ना हमारी लीडरशिप को विश्वास है,
सिचुएशनल टैक्टिकल एडवांटेज है और अभी बहुत काम बाकी है। ये चाहते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दें कि जहां ये देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश की फौज को, देश के सेना अध्यक्ष को ये डिस्क्रेडिट कर दें, उनको गद्दार बोल दें। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं पूछता हूं यार इस आदमी को। क्या ये 50 बेहद साल का बच्चा, बेदिमाग का आदमी, ये हमारे देश की, इसको पूछो तू किसको कह रहा है गद्दार? इन गद्दारों ने, कौन है वो गद्दार? किन की बात कर रहा है? अपने बाप के नाना की बात कर रहा है या उसकी बात कर रहा है जिसने 93,000 सैनिक, जीती हुई जमीन बिना कुछ लिए वापस कर दिए? कौन है गद्दार? या तुम मां बेटा हो जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया चाइनीज सीसीपी के साथ, आज तक नहीं बताते क्या लिखा उसमें? और जब कभी ऐसा मौका आता है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, सेना के पराक्रम की बात होती है, एयर स्ट्राइक्स की बात होती है, सबूत गैंग अरविंद केजरीवाल शामिल इनके साथ। कमाल की बात है, हैरत होती है चोई साहब, ये लोग कौन लोग हैं? देशभक्ति कहां है इन लोगों की? और मैं बताऊं साहब आपको, मैं कई बार कह जी चुका, जी 1984 में जो कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके रहते जो सिखों का नरसंहार हुआ, जो हमारी माताओं के आंसू हैं, हमारी बहनों के आंसू हैं, हमारी विधवाओं के आंसू हैं, हमारे भाइयों का खून है, वो बद्दुआ है इनके ऊपर। इस परिवार से कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो हजारों लाखों लोगों के आंसू, उनकी बद्दुआएं, ये बद्दुआ का असर है साहब। नहीं तो ऐसा पप्पू तो दुनिया में कोई नहीं साहब जैसा ही है। ये बद्दुआओं का असर है साहब, मैं सच बता रहा हूं, यकीन मानिए आप। ये आज भी नहीं समझ रहे कि देश प्रेम क्या होता है, अपने तिरंगे के लिए भावना क्या होती है, अपनी देश की सरहदों के ऊपर खड़े होके दिन रात, धूप शाम सवेर। कहां साहब, एक तरफ राजस्थान में 50-52 डिग्री टेम्परेचर जाता है, कहां हमारा वो हनुमंतप्पा 6 दिन ग्लेशियर की बर्फ के नीचे बेचारा दबा रहा, उसके बाद वो शहीद हुआ। ये लोग उनका दर्द समझ सकते हैं क्या? तो जब हमारे सैनिकों का, वो बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, BAT बोलते हैं, उन्होंने जब सर कलम किया, ये कुरैशी को बुला के बिरयानियां खिला रहे थे साहब। ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं ये? मेरे को इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता। और मैं बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जी साहब, क्योंकि अब ये एक राजनेता है और ये मीडिया में डिस्कस होता है और इसके बयानों को बड़ा मीडिया में चलाया जाता है, तो हमको आपको डिस्कस करना पड़ता है, नहीं तो इस आदमी को तो सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं है साहब। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रमनीक सिंह मान। रमनीक सिंह जी, मैं कुछ और मुद्दों पर भी आज चर्चा करना चाहता था लेकिन नहीं करूंगा। आज केवल इसी मुद्दे पर हम चर्चा को विराम देंगे। और कहीं ना कहीं इस चर्चा के दौरान आपका दिल भी दुखा है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने इस मुद्दे पर बहुत खुल करके अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।